नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी जो यूपी टेट 2021 की परीक्षा थी, वो रद्द कर दी गई है। हालांकि उस रद्द होने की वजह से बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खास करके उन बच्चों को जिनका एसआई का पेपर था, मगर उन्होंने उस पेपर को छोड़कर यूपी टेट का पेपर देने के लिए सोचा। अब देखिए, उनका वो पेपर भी छूट गया और यूपी टेट का पेपर तो रद्द ही हो गया है। आपको ये भी पता होगा, अगर आपने पेपर दिया होगा, कि पेपर बेहद आसान आया था। मतलब जिसका भी ऑप्शनल अंग्रेजी था या संस्कृत था या उर्दू था, सारे सेक्शंस बहुत आसान आए थे। गणित भी बहुत आसान आई थी। मतलब इस बार शायद ही कोई बच्चा ये कहता कि मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा यूपी टेट। अब जो दोस्तों हमारी दूसरी परीक्षा होने वाली है आगामी, उसमें ज़्यादा समय नहीं रह गया है। हमारे पास जितना भी दिन है, उसमें हमें पूरी अपनी ताकत, अपना एफर्ट पूरा लगा देना है। पूरा इसलिए लगाना है कि पिछली बार तो पेपर आसान था, लेकिन मान लीजिए इस बार पेपर थोड़ा पहले से कठिन आए। तो पिछली बार तो हम फिर भी ये सोच के गए थे कि चलो थोड़ा सा टाइम भी कम है, पढ़ाई भी हो गई, चलो क्वालिफाई तो कर लेना है। लेकिन इस बार क्वालिफाई नहीं करना, इस बार बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। 125, 120 तो लाना ही लाना है इस बार नंबर। तैयारी इतनी ही करनी है। उससे दोस्तों दो फ़ायदा होगा। अभी सुपर टेट की भी नोटिफिकेशन एक आई है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मैं अभी बताऊंगी। वो भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। वहाँ से आपको पता चला है कि आपके पास अगर कभी भी सुपर टेट की परीक्षा भी होती है, तो जब भी होगी, देखिए दोस्तों, एक तो वैकेंसी कम हो गई है। अभी तक जो एक आ रहा था कि 50,000 55,000 शायद भर्ती आएगी, वहाँ तो अभी तक यही हो रहा है कि भर्ती बहुत कम कर दी गई, 17 से 20,000 ही भर्ती शायद लेंगे। तो एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि 4-5 साल से सुपर टेट नहीं आयोजित किया गया है। और पेपर जो सुपर टेट का आता है, भले उसमें क्वेश्चन नंबर कम हो जाते हैं, मतलब 30 क्वेश्चन नहीं आएंगे सीडीपी, लेकिन सीडीपी के क्वेश्चंस तो आएंगे ही ना। तो आपको कम से कम जितना यूपी टेट का कोर्स है, उतने पे तो कमांड कर लेनी है कि आपको सुपर टेट में जो उतना सिलेबस हो, उसमें तो कोई नहीं आपको पीछे कर सके। तो देखिए दोस्तों, पहले आज हम शुरुआत करेंगे अपने प्रीवियस ईयर पेपर से। दोस्तों, मैं आप हमेशा बताती हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो पहले आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दो तीन चीज़ें होती हैं। एक, पहला आपका ये फ़ायदा होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि क्या पैटर्न है, मतलब कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो आपको सबको पता होगा, लेकिन एक जनरल स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए। दूसरा, ये पता चलता है कि किस टॉपिक को हमें पढ़ना है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास पूरा टाइम नहीं है हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ने का, लेकिन एटलीस्ट आप 3-4 साल के पेपर देख के ये तो समझ जाएंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो उस टॉपिक को तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, कि जिससे उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन जब आए तो वो आप कर लें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रीवियस ईयर आज हम करेंगे क्वेश्चंस। आज हम प्रीवियस ईयर करेंगे दोस्तों। तो आपसे बहुत अनुरोध है ये चीज़, इस चीज़ का, कि जब मैं क्वेश्चन करूँगी और उसका वो बोलूँगी आपको ऑप्शन, तो आप ऑप्शन सुनिएगा और आंसर खुद देने की कोशिश करिएगा। अगर आप आंसर दे लेंगे, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक को मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है। और जिस जगह आपको कन्फ्यूज़न होगी, वहाँ आपको पता चलेगा कि अच्छा, इसको मुझे अभी रिवाइज़ करना है। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, कल से हम टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे, यानी कि पहले सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एनवायरमेंटल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम पहले शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ये सीडीपी का हम पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना ए एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, बी स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, सी संज्ञानात्मक संकार्य है, डी परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। चारों ऑप्शन देखो मैंने बता दिया है आपको। अब आपको ये बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। ठीक है, मेरे बताने के पहले आपको चाहिए कि आप आंसर बता लीजिए, और जब मैं आंसर बताऊं तो आप चेक कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको अच्छे से आता है ये टॉपिक या नहीं आता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आज हम थोड़ा जल्दी भी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, और हमें पेपर जब प्रैक्टिस करना नहीं है, अभी आज सिर्फ पैटर्न देखने के लिए करना है, तो बहुत टाइम देने का कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, तो इसका देखिए सी है आपका, संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। तो देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से ही पता चल गया कि हमें जितनी भी हमारे थ्योरी कह रहे हैं, जितने भी आपके सिद्धांत दिए गए थे, कोहलर का हो, थॉर्नडाइक का हो, वो सब तो हमें अच्छे से कंठस्थ हो जाना चाहिए।
उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दाएं बाएं कुछ पूछे, हमें आंसर पता होना चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए, एक सेकेंड, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से, एक सेकेंड, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, बी, वाक्यों में निर्माण से, सी, शब्दों के निर्माण से, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? टू का ए आपका, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। ठीक है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए। तीसरा क्वेश्चन आपका है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र का शामिल होना आवश्यक होता है? ए, केवल विशिष्ट छात्र, बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र, सी, केवल सामान्य छात्र, या डी, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। इसका दोस्तों देखिए ऑप्शन होगा आपका बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। चौथा है आपका, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अक्षमता पूछी गई है, अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ए, नीरसता संबंधी दोष, बी, पठन दोष, सी, गणना दोष, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए आपको देख के पता चल रहा होगा, इसका क्या होगा? फोर का सी, गणना दोष। पांचवा है आपका, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ए, क्षमता निर्माण का अभाव, बी, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, सी, अलगाव, या डी, संवेदनशीलता। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? संवेदनशीलता। ठीक है, अगला देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ए, व्यवहारात्मक, बी, दैहिक, सी, संज्ञानात्मक, या डी, संवेदी। तो इसका उत्तर क्या होगा? आप थोड़ा सोच लीजिए, तब मैं आंसर मार्क करूंगी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर यहाँ आपको कोई डाउट हो रहा है तो इसका मतलब संवेग तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि संवेग से क्वेश्चन आता ज़रूर है। कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ए, व्यवहारात्मक, बी, दैहिक, सी, संज्ञानात्मक, या डी, संवेदी। इसका उत्तर आपका है डी, संवेदी। ठीक है, अगला देखिए आपका क्या है, 7 का 7वां क्वेश्चन आपका है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो देखिए इसमें सारे क्रम मैं नहीं बताऊंगी, अब आप बस आंसर देख के मतलब ऑप्शन अपने पढ़ लीजिए, टाइम ले लीजिए, पढ़ के सीधे आंसर बताइए, क्योंकि ये तो आपको पता होगा कि क्षेत्र का सही क्रम क्या है। ठीक है, हाँ इसका बिल्कुल सही, इसका उत्तर है आपका डी, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, सबसे आखिरी में आपका मूल्यांकन होता है। 8वां क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से कौन सा अक्षय शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। कौन सा इसका उत्तर होगा? कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसका क्या है आपका आंसर? इसका आंसर है आपका स्वेच्छाचारी। कौन सा अच्छे से विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अब ये देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका आया, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो अब ये क्वेश्चन तो देखिए ऐसा है कि अगर ये पूछा जाएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा जहाँ पे दिया जाता है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है या ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, इसका तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कर पाएंगे, और नहीं पता है तो सोच तो नहीं पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये आपका दिया गया है विक्टर व्रूम के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10वां, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ए है आपका वैयक्तिक, बी, सामाजिक अंतःक्रिया, सी आपका सूचना प्रक्रियाकरण, या डी है व्यवहार परिमार्जन।
तो अगर आपको पता होगा तो इसका उत्तर आपका क्या है? इसका उत्तर आपका है 10 का ए, यानी कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ये आपका किससे संबंधित है बताइए? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ये आपका संबंधित है सी, सूचना प्रक्रियाकरण से। ठीक है। 11वां क्या है आपका? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। कौन सा इसका उत्तर है? इसका उत्तर आपका है सी, शाखीय अभिक्रम। फिर आपका 12वां है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ए है सरल से कठिन की ओर, बी अनिश्चित से निश्चित की ओर, सी दृश्य से अदृश्य की ओर, या डी निगमन से आगमन की ओर। ठीक है, आप सोच लीजिए इसका क्या होगा उत्तर। कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? अब देखिए, आपको टॉपिक पता चलते जा रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मतलब वो तो आपको पढ़ के ही जाना है कि अगर पेपर उससे आ रहा है, और आप यही 1 साल नहीं 2-3 साल का देख लेंगे ना। शिक्षण के सूत्र है आपका, आपका जो ये है मोटिवेशन वाला टॉपिक है, जो आपकी थ्योरी वाला टॉपिक है, किसने कौन सिद्धांत दिया है, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आते हैं। और निश्चित तौर पे पेपर आपका इस बार जो आएगा उसमें भी आएगा ही आएगा। तो आपका कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? डी, निगमन से आगमन की ओर आपका शिक्षण का सूत्र नहीं है। ठीक है। 13वां देखिए आपका क्या है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ये भी दोस्तों देखा जा रहा होगा कि माइक्रो टीचिंग जो आपकी है, सूक्ष्म शिक्षण, इसका भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता है। शायद अभी 2019 में आया था कि कितने मिनट की होती है ना। इसका भी कुछ क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आपको सूक्ष्म शिक्षण चक्र भी पता होना चाहिए। इसका प्रथम पद क्या होता है? ए प्रतिपुष्टि, बी शिक्षण, सी योजना बनाना, या डी प्रस्तावना। तो इसका क्या उत्तर है आपका सही? योजना बनाना। प्रथम पद आपका सूक्ष्म शिक्षण का क्या है? योजना बनाना। ठीक है। 14 देखिए क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ए पृथक्करण, बी अनुप्रयोग। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ए आपका है पृथक्करण, बी अनुप्रयोग, सी तुलना, या डी अन्वेषण। इसमें से कौन सा होगा? देखिए आपका कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? इसका आपका होगा डी अन्वेषण। ठीक है। 15वां देखिए क्वेश्चन क्या है आपका? शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। ठीक है। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। दूसरा, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। तीसरा, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो देखिए, तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब ये तीनों होगा। तो नीचे ऑप्शन में आपको ज़रूर तीनों दिया होगा। हाँ देखिए, डी आपका ऑप्शन दे रहा है जहाँ पे तीनों चीज़ें हैं। खंड संकुल संदर्भ केंद्र की भागीदारी बढ़ेगी, स्थानीय व्यक्ति भी उपलब्ध होगा, और अध्यापक के पास सामग्री भी मौजूद होगी, तभी ये भागीदारी आपकी बढ़ेगी ना। 16वां आपका क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? सोचिए, दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, या प्रत्यक्षण संवेदना। किसके द्वारा वो अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? साधारण सी बात है, ध्वनि संवेदना। कोई उसका नाम लेकर अगर कोई बुला रहा है तो ध्वनि संवेदना से ही वो उसका अनुक्रिया प्रकट करेगा। 17 क्वेश्चन है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? देखिए, दूसरा सिद्धांत आ गया ना आपका, सिद्धांत का ही क्वेश्चन। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ए 4 से 8 साल, बी जन्म से 2 साल, या सी 2 से 7 साल, या फिर डी 5 से 8 साल। क्या होगा इसका उत्तर? बताइए, सोचिए, फिर जवाब दीजिए। आराम से सोच लीजिए। आपको पता है इसमें अवस्थाएं बताई थी पियाजे ने, तो कौन सी अवस्था का उत्तर है यहाँ पे? प्राक संख्यात्मक जो आपकी अवस्था है उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर है 2 से 7 साल। ठीक है।
18वां क्वेश्चन देखिए क्या है। आज मेरे फ़ोन में कुछ हो रहा है, जब मैं बताने चल रही हूँ आंसर तो ये हैंग कर जा रहा है। 18वां, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? 18वां आपका क्या है? कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या डी, काल्पनिक भयों का अंत। कौन सा इसका उत्तर होगा? 18 का, बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। इसका है उत्तर आपका ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ठीक। 19 देखिए, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? ए, पावलोव, बी, बिने, सी, चॉम्स्की, या डी, मॉस्लो। इसका उत्तर तो हर बच्चे को पता होगा। भाषा विकास जैसे ही आना है, भाषा से कुछ आना है, हम तुरंत किसको मारते हैं? चॉम्स्की को मारते हैं। ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? ये भी आपको पता होगा। ए, संज्ञानात्मक अधिगम, बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल, सी, संकेत अधिगम, डी, स्थान अधिगम। देखा, अभी तक इस पेपर में चौथा क्वेश्चन है सिद्धांत वाला। 4 क्वेश्चन तो सिद्धांत से अभी तक आ गए। ठीक है, तो ये आपका कौन सा इसका उत्तर होगा? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो इसका आपका उत्तर होगा बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल से, इससे सिद्ध किया है। ठीक है। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 21 का क्या है आपका? गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ए आपका 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता से, बी 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, सी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, या डी 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। गिरोह अवस्था, झुंड में कब बच्चे रहते हैं? तो आपको इसका उत्तर पता होगा। 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं वही गिरोह वाले होते हैं, गिरोह अवस्था के लिए होते हैं। ठीक है। 22वां क्वेश्चन आपका है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? पियाजे के अनुसार। देखिए, अब 5वां क्वेश्चन आपका आ गया अभी तक। ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? ए, औपचारिक संक्रियावस्था, बी, पूर्व संक्रियावस्था, सी, मूर्त संक्रियावस्था, या डी, संवेदनात्मक गामक अवस्था। क्या होगा इसका उत्तर? बताइए, कौन सी विकास की तृतीय अवस्था है पियाजे के अनुसार? तो पता होगा आपको, सी, मूर्त संक्रिया अवस्था जो है वो आपकी तीसरी अवस्था होती है पियाजे की। 23वां है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ए, अधिगम की इच्छा, बी, प्रेरणा, सी, रुचि, या डी, विषय वस्तु का स्वरूप। कौन सा शामिल नहीं है अधिगम में? बताइए, सोचिए इसका उत्तर फिर बताइए। इसका उत्तर है आपका डी, विषय वस्तु का स्वरूप। ठीक है, ये आपका शामिल नहीं है। आपको क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखना है, ये नहीं कि आप देखते एकदम ऑप्शन खुश हो जाइए कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा है। देख लीजिएगा पहले, नहीं पूछ रहा है कि पूछ रहा है कि शामिल है। यहाँ पूछा है कौन सा शामिल नहीं है। 24 क्वेश्चन आपका है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ए, सहायता परक व्यवहार, बी, प्राथमिक लक्ष्य, सी, मूल प्रवृत्ति, या डी, आक्रामकता की आवश्यकता। कौन सा इसका आपका सामाजिक मूल्य कौन सा है? देखिए, इसका ए है, सहायता परक व्यवहार। ये सामाजिक मूल्य है आपका इन चारों में से। ठीक है। 25वां क्वेश्चन आपका है, 25th क्वेश्चन, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ए, स्वतः शोध, बी, एल्गोरिथम, सी, मानसिक वृत्ति, या डी, प्रकार्यात्मक स्थिरता। किसके उदाहरण कौन से बताइए? पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? बताइए, किसके उदाहरण हैं इसमें से?
चारों ऑप्शन में से किसके उदाहरण है ये दोनों? ये उदाहरण है आपके स्वतः शोध के, ए। ठीक है। 26 क्वेश्चन है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा था? ठीक है, ये कथन किसका है? ये कथन वाले क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट कथन मैं आपको करा दूंगी, उसमें से जनरली आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कथन वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको अभी ये पढ़ा हुआ होगा, अगर आपने थोड़ी तैयारी की थी तो आपको पता होगा कि ये किसका है। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आप इसमें देखिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो आंसर यही होता है कि देख के तुरंत मारने वाला होता है, कि पता है तो मार देंगे, नहीं तो फिर आप कुछ तुक्केबाजी करेंगे अपनी। तो 26 का क्या होगा? देखिए, ए स्किनर, बी रॉस, सी एबिंगहॉस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, क्या जो हैं जिन्होंने कथन कहा था इनमें नाम है या फिर नहीं है? तो इसका आपका उत्तर डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। देखिए 27 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ए सहचार्यात्मक सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, या बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम, या डी तत्परता का नियम। तो कौन सा इसमें से नहीं है? थॉर्नडाइक के तो नियम आपको पता ही होंगे, 3 ही नियम थे। 3 कौन से थे? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो कौन सा नहीं होगा? ए नहीं होगा। ठीक। 28, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ए तर्क, बी व्यवहार, सी चिंतन या फिर डी अभिप्रेरणा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? बताइए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है इसमें? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बी व्यवहार। ठीक है। 19 आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। सबको पता होगा, इसका कहिए सीधे आंसर मारो या तो कहिए तो ऑप्शन बोल दूं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, ये तो सबको पता होगा एकदम। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका कहाँ से है? ये भी आपका क्वेश्चन वहीं से, आपके सिद्धांत से ही आया है। तो मतलब आप देख लेंगे 30 में से 10 नहीं तो 7-8 क्वेश्चन तो आपके उसी से आने हैं, सिद्धांत से। तो अब हम लोग पहला काम ये करेंगे कल की क्लास में, पहले हम लोग सारे सिद्धांत रिवाइज कर डालेंगे। सिद्धांत पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी डाउट हो या फिर आप कुछ और क्लासेस में शेड्यूल में चेंज चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं हर दिन जो अगली क्लास करने वाली होंगी उसके एक दिन पहले आपको बता दूंगी, कल हम यही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अपनी सारी थ्योरी समझेंगे और उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सब करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आखिरी क्वेश्चन सीडीपी का है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? ए अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, या फिर बी अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। कौन सी एक विशेषता नहीं है पूछ रहा है, बताइए। अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग आपकी जो होती है, तो कौन सी विशेषता एक नहीं है लर्निंग की, बताइए। बिल्कुल सही, लर्निंग का इसका ए है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये किसकी विशेषता नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग तुरंत आएंगे अपने दूसरे सेक्शन पे। दूसरा सेक्शन हमारा हिंदी का है। ठीक है, हिंदी में देखिए, जो अब हम लोग क्वेश्चन कर ले रहे हैं, पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि तो मैथ्स को छोड़ के हम लोग आज तीनों सेक्शन सॉल्व कर लेते हैं। मैथ्स में अभी आपको थोड़ी देर बाद ब्लैक बोर्ड पर इसका सोल्यूशन करवाऊंगी, क्योंकि मैथ्स तो बताने वाली चीज़ नहीं होती है, वहाँ से आप समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, और फिर जिस टॉपिक में आपको समझ में नहीं आएगा या कन्फ्यूज़न होगी आप बताइएगा, मैं उस टॉपिक को पूरा पूरा फिर हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, हमारी भाषा आती, भाषा फर्स्ट हिंदी। इसमें हमारा है प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ए प्रा, बी प्राक, सी प्राग या डी प्रागैति। उपसर्ग का मतलब पता है आपको, आगे जुड़ा होता है और प्रत्यय जो बाद में जुड़ता है। ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कौन सा इसमें से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बी प्राक। प्राक इसका उत्तर होगा। ठीक है। 32 आपका क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन, मुक्ति बोध, अज्ञेय या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो तुलसीदास दोस्तों किसकी कविता है? तुलसीदास कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? अब देखिए आपको पता चल जा रहा है हिंदी में क्या क्या आया। देखिए अभी तो 3 क्वेश्चन में देख लिया आपने। एक आपका संधि विच्छेद आया
उपसर्ग प्रत्यय का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और देखिए रही बात दोस्तों बुक्स की, तो बुक्स जो मेन है वो हम पढ़ लेंगे अपनी। अब बाकी तो उससे बाहर अगर आता है तो आप देखिएगा, होता है असाधारण सी चीज़ भी आ जाए, आप पढ़े ही हुए हों उसमें से आए, ठीक है। कोशिश यही रही कि उसमें से ही आ जाएगा, क्योंकि जनरली तो उसी में से आ गया, 3-4 साल के पेपर में तो देखा गया उतने में से आ गया है। तो बहिष्कार की संधि विच्छेद क्या है, इसका मतलब आपको संधि विच्छेद भी पढ़ना है। संधि विच्छेद का एक वीडियो मेरे चैनल पड़ा हुआ है, 3 पार्ट्स में है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, 5-5 मिनट के। पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है संधि विच्छेद का, ठीक है। तो देखिए 33 का क्वेश्चन क्या है आपका, 33 का कि कौन सा आपका संधि विच्छेद है इसका। इसका संधि विच्छेद है आपका ए, बही प्लस कार, ठीक है। 34 क्वेश्चन है आपका, वैदेही वनवास किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक, किसकी रचना है बताइए। वैदेही वनवास किसकी रचना है, जी हाँ, ये रचना है आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। पुल्लिंग शब्द का चयन कैसे करना है, देखिए बताइए कौन सा पुल्लिंग शब्द है इसमें से। पखावज, पहिया, लिखावट या मझदार, ठीक है, बताइए इसका क्या है उत्तर। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसमें से पुल्लिंग शब्द आपका पहिया है, ठीक है। अब देखिए पैसेज दिया, हम इसको पढ़ लेते हैं पैसेज, लेकिन पैसेज वाला क्वेश्चन तो आपको करना आना चाहिए ना, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन है आप मतलब पैसेज आपका पढ़ देती हूँ जल्दी से मैं। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। अब देखिए से पूछा गया संप्रेषण कला क्या नहीं है। संप्रेषण कला क्या नहीं है, अगर आपने ध्यान सुना होगा मेरा ये पैसेज तो आप देख के भी ऑप्शन बता देंगे कौन सा कला इसमें से नहीं है। प्रभावशाली भाषा है, अलंकरण बताइए है कि नहीं, सी आत्मविश्वास, या फिर डी विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, क्या कला नहीं है, बी इसका अलंकरण आपकी कला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, अनायास, अभ्यास, भाषण या विषय की अच्छी पकड़। इसका क्या उत्तर है, देखिए संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, अभ्यास से, ठीक है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, बताना है आपको, आपको पता होगा छक संयुक्त व्यंजन है, छत्रिज्ञा, ये तीनों हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो बचा हुआ कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आपका ऑप्शन जो है बी या, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। 39 आपका क्वेश्चन क्या है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है बताइए। समास संधि ये सब आपको पढ़ के जाने हैं, उपसर्ग प्रत्यय, समास संधि, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से व्यंजन आपके संयुक्त हैं, कौन से आपके कंठ कंठ से बोले जाते हैं, कौन से तालु से, ये सब आपको पढ़ के जाना है अच्छे से पेपर में, ठीक है। हम हिंदी में सब पढ़ेंगे, कवर करेंगे पूरा हिंदी, आप परेशान मत होइए। अभी बस आप पेपर का पैटर्न देखते चलिए, आज आपका यही काम है अभी। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है बताइए, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, ए बहुब्रीहि समास है मृत्युंजय में, ठीक है। 40 क्वेश्चन में आपका अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है बताइए, किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, ए अलन, बी अल, सी अल या फिर डी अलम, किसका प्रयोग होता है बताइए। अलंकार में अलम का उपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए है, यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए, ठीक है। पद परिचय आपको देना है। ए गुणवाचक विशेषण, मम्मा यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए बताइए। यह पुस्तक किसकी है, गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेष है एक वचन, या फिर सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष है एक वचन स्त्रीलिंग, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, या फिर संबोधन अव्यय, क्या है इसका उत्तर। देखिए पता हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा जल्दी करते हैं कि टाइम ज़्यादा हो लग रहा है, इतना देर हमको प्रीवियस ईयर पेपर को सेट करने में नहीं लगाना, ये टाइम तब लगाना चाहिए जब हम प्रैक्टिस कर रहे हो पेपर लगाने की और एक्सप्लेनेशन भी चल रहा हो, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी खाली पढ़ के करना है। तो बताइए पुस्तक किसकी में कौन सा इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है आपका बी सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अगला देखिए 42वां क्वेश्चन आपका है, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा।
व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण या फिर विभाजित। क्या इसका उत्तर है? विश्लेषण का संश्लेषण। ठीक है। 43वां क्वेश्चन है आपका, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है। ठीक है, ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य, कंठ, अनुनासिक या दंत। मैं ये बता रही थी ना आपको कि मूर्धन्य, कंठ सब पता होना चाहिए। सर क्या उत्तर होगा? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या बोलते हैं? दंत बोलते हैं। ठीक है। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? बताइए, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? अब इसका एक्सप्लेन आंसर के लिए इसका वो करने की ज़रूरत नहीं हमें कि हम इसका ऑप्शन बताएं, सीधे आंसर बताना है आपको इसका। 44 का क्या है? 44 का सा, शा, सा, यही आपका ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है। अगला आपका है, अत्यधिक का विलोम क्या है? अनधिकत, अत्यल्प, अंधीन या अत्याधिक। बताइए क्या होगा? अत्यधिक का विलोम पूछा है। ठीक है। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यल्प। अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यल्प मतलब बहुत कम, अत्यल्प। रित का विलोम क्या होगा? रित का, बताइए, रित का विलोम क्या होता है? वक्र। रित का विलोम वक्र होता है। सॉरी 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 सॉरी, रित का विलोम पूछ रहे हैं, रिजु नहीं, रिजु का विलोम। देखिए यही होता है, मैं आपको बताते बताते भी गड़बड़ कर दे रही हूँ। रिजु का होता है, रिजु एक शब्द होता है, उसका विलोम वक्र होता है। रित का विलोम अनृत होता है। ठीक है, बी। रित का विलोम अनृत होता है। ठीक है, बी। विकीर्ण नहीं होता है, वक्र होता है रिजु का। रिजु का विलोम है आपका वक्र। ठीक है। देखिए यही होता है, जल्दी जल्दी में बताते वक्त, जल्दी जल्दी पेपर करते वक्त या कॉन्फिडेंस में आप सोचेंगे कि अरे मुझे रिजु तो पता है, रिजु मार के वक्र मार लेंगे, वो गलत होगा, रित लिखा होगा वहाँ पे। ठीक है। अगला देखिए 47 क्वेश्चन क्या है? पेपर बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ये तो एक एक नंबर तो जानते कितना मैटर करता है। 47 क्वेश्चन आपका है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। क्या है इसका उपसर्ग? बताइए। सन, सम, सक या संक, क्या होगा? बताइए। 47 का उपसर्ग क्या होगा इसमें? सम। इसका उपसर्ग सम है। ठीक है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? बताइए। इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? कृत, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या अन्य? क्या है इसका? बताइए कौन सा वाच्य है इसका? मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, क्या वाच्य है इसका? इसका वाच्य है भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है आपका, तद्भव और उसके तत्सम से कौन सा मेल गलत है? बताइए। लुनाई, लावण्यता, लौंग, लवंग, आयसु, आदेश, आंत, आंत्र। कौन सा बताइए इसका कौन सा सही है? कौन सा मेल गलत है पूछ रहा है? इसका उत्तर है ए, लुनाई, लावण्यता गलत है, बाकी लौंग का लवंग सही है, आंत का आंत्र सही है, आयसु का आदेश सही है। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? बताइए। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए वही बता रही हूँ ना कि क्वेश्चन कुछ आपको पढ़ के जाने हैं, उसमें से अगर आ गया तो ठीक है, ये सारे लेखक वाले क्वेश्चन तो आपको करना मतलब मुश्किल हो कि लेखक इतने ज़्यादा हैं कि आप कितने ही पढ़ के जाएंगे, पेपर वो बनाएंगे आसान तो ज़रूर कर लेंगे, अब टफ बनेगा तो टफ में तो मतलब लेखक तो आप नहीं कर सकते, लेखक तो कुछ भी पूछ सकता है कोई। ठीक है। तो बताइए कौन सा सही है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, आपको पता होगा कि सही है। ठीक है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। तो कौन सा बचा जो नहीं सही है? जो नहीं सही है वो आपका है स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र की किताब नहीं है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए है आपका परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बी शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन देव, उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बताइए। पता होगा तो बता पाएंगे, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ, इसका डी है, डी गलत है आपका। ठीक है, डी सही नहीं है, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। ठीक। नेक्स्ट आपका है, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा गलत है? देखिए तीसरा क्वेश्चन ये आ गया इस बार। देखिए पेपर में आपने ये भी देखा होगा, 2 ही क्वेश्चन शायद लेखक के आए थे और दोनों ही बेहद आसान आए थे, मतलब सबको ही शायद उसका आंसर पता था। अभी क्वेश्चन मुझे याद नहीं है लेकिन कुछ आसान सा ही किसी का पूछा था, जो पढ़ी हुई हम लोग की थी उन्हीं में से कोई पूछा था। एक तो शायद इनकी प्रेमचंद की जी की पूछ ली थी। ठीक है। लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा गलत है? आर्यों का आदेश, डॉक्टर संपूर्णानंद, वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन, सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती। हाँ, एक धर्मवीर भारती की भी जी की भी पुस्तक आई थी। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए इसका कौन सा उत्तर है, कौन सा गलत है? डी, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की जो है वो गलत है आपकी। ठीक है। 53 क्वेश्चन है आपका,
विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए। हाँ, मेरा यही विचार है। बी, वह ईमानदार, परिश्रमी। कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताना था आपको। हाँ, मेरा यही विचार है। बी, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी। देखिए आपको यहाँ पे विराम चिन्ह देखने हैं, ठीक है। सी है, हाँ, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। डी, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो देखिए दिख रहा होगा आपको कि कौन सा इसका गलत है। पहला ही आपका गलत है इसका। हाँ, मेरा यही विचार है, ठीक है। बाकी सब सही हैं। 54 आपका क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? ए, सनातन, बी, चिरंतन, सी सी आपका सॉरी शाश्वत, या डी, अधुनातन। इसका क्या है आपका? डी, अधुनातन, ठीक है। 54 का आपका अधुनातन है। 55 आपका अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? 55 का अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन या सनातन। इसका उत्तर आपका होगा अर्वाचीन का प्राचीन, ठीक है। 56 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विभीषण, विरहणी, गृहिणी या जगत गुरु। बताइए कौन सा शब्द अशुद्ध है इसमें से? विभीषण, विरहणी, गृहिणी या जगत गुरु। इसका उत्तर कौन सा सही है आपका? कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसका अशुद्ध है विरहणी, नहीं होता, विरहिणी होता है, ठीक है। तो यही आपका गलत है, बाकी सब सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में कौन कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, डी, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। इसका आपको पता होगा कि सब्ज बाग दिखलाना हरा भरा काम करना नहीं होता है, यही आपका गलत है। 58 है आपका, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ए, श्लेष अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार। बताइए क्या आपका इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए कौन सा अलंकार है इसका? अलंकार है आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। गौशाला में कौन सा समास है आपका? गौशाला में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। कौन सा समास है बताइए? कौन सा समास है? देखिए संधि, समास, वाच्य, तत्सम तद्भव, विलोम। मतलब बेसिक तो देख रहे हैं आप, हिंदी की सारी चीज़ें बेसिक आई हैं। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और कभी कभी आता है, सीडी पे रिलेटेड भी आता है, लेकिन वो तो आप कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको समास, संधि, ये सब चीज़ तो पढ़नी है, अलंकार वगैरह, इसके बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो 59 का क्या उत्तर है? कौन समास है? तत्पुरुष समास है। आखिरी क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। कौन सा समास है बताइए? 60 का ए है। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए अब हमारा तीसरा पार्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश हमारा है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोइट्री रेसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। ठीक है, क्या पर्पस है हमारा पोइट्री रेसिटेशन? लैंग्वेज क्लासरूम में जो हम कविताओं का पाठ कराते हैं, इंग्लिश में है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है? ए है टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट पोएम, बी टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, सी टू एंजॉय एंड अप्रिसिएट द पोएम, या फिर डी टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हिज और हर वर्क। बताइए क्या ज़रूरत है हमारे पास? इंग्लिश में है क्वेश्चन, क्या ज़रूरत है हमें पोएम जो हम पढ़ते हैं क्लास में, उसकी क्या ज़रूरत है? बताइए क्या ज़रूरत है? उसकी ज़रूरत है टू एन्जॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम, ठीक है, टू एन्जॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम। अगला देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। यस्टरडे आई सॉ डैश यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। आपको यहाँ पे आर्टिकल भरना है, बताइए क्या होगा? ए और ए ही होगा, या दा होगा, या फिर ए और एन होगा, या फिर अ और दा होगा। आपको पता होगा कि ई से मतलब नहीं होता है। अगर आवाज़ जो आपकी आ रही है यूरोपियन में क्या आ रही है? या की आ रही है ना, आ की नहीं आ रही है ना, ई की आ रही है। अगर अ आ ई इसकी आवाज़ आती है तो आप एन लगाते हैं, लेकिन अगर या वाह कुछ और क्या रहा है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ई आपका साइलेंट होता है। यूरोपियन आप बोलते हैं ना, ई यूरोपियन नहीं बोलते हैं, यूरोपियन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा? पहले तो आपका हो जाएगा 63 में ए,
पहले क्या हो जाएगा आपका 63 में? ए हो जाएगा। यस्टरडे आई सॉ अ यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है। प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब टू द स्टोरी। क्या ऑप्शन होगा बताइए इसका? इसका होगा प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, ठीक है। तो ये फ़ोन मेरा इतना हैंग कर रहा है बार बार, जब मैं ऑप्शन मान वो करने चल रही हूँ तो यही हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, खैर। 64 आपका क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। अ प्रिजनर वॉज एक्यूज डैश मर्डर, टू मर्डर, ऑफ मर्डर, फॉर मर्डर या ओ डबल एफ ऑफ मर्डर। बताइए क्या होगा इसका? अ प्रिजनर वॉज एक्यूज ऑफ मर्डर, ठीक है, प्रिजनर को एक्यूज किया गया मर्डर के लिए। आपका 65th क्वेश्चन क्या है? द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। देखिए एंटोनिम मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का उल्टा, ठीक है, उसे बोलते हैं, मतलब जो विलोम आप इसे हिंदी में बोलते हैं वही एंटोनिम होता है। तो एंटोनिम ऑफ इनोसेंट क्या होगा इसमें से? एक्टिव, क्लेवर, इग्नोरेंट या फिर गिल्टी। क्या होगा बताइए? इसका होगा गिल्टी। इनोसेंट मतलब होता है मासूम और गिल्टी मतलब गुनहगार, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका गिल्टी, ठीक है। अगला देखिए, द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट इज। सिनोनिम मतलब समझिए पर्यायवाची, पर्यायवाची समझिए आप। सिनोनिम क्या है सिग्निफिकेंट का? ए एफिशिएंट, बी प्रोमिनेंट, सी मैग्निफिसेंट या डी इम्पॉर्टेंट। क्या है बताइए इसमें से? सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट क्या है? सिनोनिम बताइए। सिनोनिम का सिग्निफिकेंट क्या है? सिनोनिम का सिग्निफिकेंट है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट कोई चीज़, उसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग अ सफिक्स एन, ठीक है, किसको प्लूरल बना सकते हैं हम एन उसमें ऐड करते हैं? ए मैक्स, बी बॉक्स, सी टैक्स या डी ऑक्स। बताइए कौन सा होगा? कौन सा आप प्लूरल बना सकते हैं? बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन होगा डी ऑक्स। ऑक्स में अगर हम ई एन ऐड करेंगे ऑक्सन हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस ड्रेस इज डैश एंड दैट वन इज माइन। ए योर, बी आवर बुक, सी योर्स या डी योर बुक। बताइए। अब बुक देख के तो पता चल ही रहा है कि बुक वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। तो 68 का क्या ऑप्शन होगा? 68 का ऑप्शन होगा योर्स। दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। अगला क्वेश्चन 69 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हैव द गर्ल आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। ए हैज दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। बी दिस क्वेश्चन हैव आस्क्ड बाय गर्ल, सी हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स या फिर डी हैव दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। क्या होगा बताइए इसका ऑप्शन उत्तर? 69 का क्या होगा? इसका होगा पैसिव वॉइस में हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, ठीक है। 69 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज में पढ़ देती हूँ। यस्टरडे टू ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर वर अवॉर्डेड ब्रेव हार्ट्स अवार्ड। दे हैव एग्जिबिटेड अ ग्रेट स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस एंड करेज। हर्ष, अ 12-year-old boy, saved a little girl from drowning in the river that flows along his village. गरिमा हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर हर प्रेजेंस ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर? बताइए, गंगापुर एक विलेज का नाम है, तो वो कैसा नाउन हो जाएगा? मटीरियल नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा या फिर प्रॉपर नाउन होगा? तो ये क्या होगा? गंगापुर किसी भी जगह का नाम, हमेशा जगह या किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम, महात्मा गांधी, सब क्या हुआ? सब प्रॉपर नाउन है आपके, ठीक है। तो ये क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव? बहादुर जो है वो कौन सा वर्ड है, कौन सा स्पीच है? एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन या फिर प्रीपोजिशन? क्या है? बिल्कुल, बहादुर जो हम बोलते हैं किसी को, उसकी क्या बोलते हैं? उसकी विशेषता बताते हैं, यानी वो विशेषण है, एडजेक्टिव है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एम ए, मटीरियल नाउन? एम ए, ये तो लग रहा मिसप्रिंट हो गया पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मटीरियल नाउन? ए एयर, बी काउ,
गोल्ड क्लास, कौन सा इसमें से मटेरियल नाउन है बताइए, मटेरियल नाउन कौन सा है, बिल्कुल सही, इसका गोल्ड होगा, गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा जो होती है, ठीक है, कौन सी होगी बताइए, विमेन, कनेक्शन, बॉय या प्लॉ, कौन सा इसमें से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बताइए, कौन सा इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी, एडवर्सिटी जो होती है वो कौन से नाउन है, कौन सा पार्ट ऑफ नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है या फिर कलेक्टिव नाउन है, तो ये क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एडवर्सिटी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस, बताइए हार्ड क्या है, ही इज़ वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत कर रहा है वो, ठीक है, खूब मेहनत कर रहा है वो, तो इसका क्या होगा बताइए, प्रिपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन या फिर नाउन, क्या है इसका, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताइए, हार्ड, एडवर्ब है, ठीक है। देखिए पेपर अभी करते चलिए, पार्ट ऑफ स्पीच तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है आपको, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, सारे पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा दूंगी आपको, एक ही दिन में पार्ट ऑफ स्पीच सारे कवर कर लेंगे हम लोग इंग्लिश के, अब धीरे वन बाय वन स्टेप करेंगे, पेपर कर लिया, कल से हमें CDP पढ़ना है, ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्वेश्चंस लगाने हैं 2 दिन, फिर नेक्स्ट डे से हमें हिंदी पे आना है, हिंदी क्वेश्चंस लगाने, फिर इंग्लिश पे, ऐसे करके हम चलेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, परेशान नहीं हुई, पूरा करेंगे हम लोग, और नंबर बहुत अच्छे लेकर आने हैं हमें, पेपर चाहे जितना टफ बन जाए नंबर बहुत अच्छे आएंगे, इस तैयारी के साथ हमें लगना है इस बार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ कंजंक्शन, ठीक है, बताइए कौन सेंटेंस में कंजंक्शन लगा हुआ है, शी इज़ पुअर बट शी इज़ बाय नेचर हॉस्पिटेबल, शी इज़ ऑफुली बिजी, आई एम नो बडी फॉर यू, या माई ग्रैंड फादर इज़ नॉट वेल, कौन सा इसमें से आपका होगा बताइए, बिल्कुल कंजंक्शन होते हैं एंड बट, ये सब जो लगे होते हैं, बिकॉज, ये सब कंजंक्शन को बता ही देते हैं कंजंक्शन लगा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा है आपका कंजंक्शन, शी इज़ पुअर बट शी इज़ बाय नेचर हॉस्पिटेबल। 77 देखिए क्वेश्चन क्या है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बताइएगा, ठीक है, कौन सा इसमें से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है आपका, योर सिस्टर विजिटेड अस येस्टरडे, आई शैल गो टू जौनपुर टुमारो, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, कौन सा इसमें से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपको बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है बताइए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये आपका क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस स्पेल्ड, कौन सा गलत है स्पेलिंग बताइएगा, डेरोगेटरी, डेसिकेशन, डिसेंडेंट या डर्मेटाइटिस, बताइए 78 का डेरोगेटरी इज गलत, ये गलत है, ओ होना चाहिए एक ही जगह, ठीक है। 79 क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, 79 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, 79 क्वेश्चन है आपका, कौन सा सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, दो वर्ब होते हैं आपके, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, आपका वही अकर्मक और सकर्मक क्रिया, बताइए कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, ए शी राइट्स वेल, शी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, बताइए कौन सा होगा इसका, इसका क्या होगा, आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, ये आपका क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जहाँ पे नॉट लगता है ना वो नेगेटिव होता है, ही डज नॉट लिसन टू मी, आई केम फ्रॉम अ रिच फैमिली, यू कैन डू ऑल दिस इन नो टाइम, दे आर वेरी जेंटल पीपल, कौन सा हो जाएगा बताइए, इसका तो पता चल गया ना, मैंने बता दिया नेगेटिव मतलब नॉट लगा होगा, तो ही डज नॉट लिसन टू मी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एक्सक्लेमेटरी, बताइए कौन सा इसमें सेंटेंस है जो आपका एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बताइए, विच इज़ योर फेवरेट बुक, वॉट piece of work is man, how, what do you know about ancient India, what do you know about ancient India, and his cruelty need knew no bounds, ठीक है बताइए कौन सा एक्सक्लेमेटरी है इसमें से 81 में, बिल्कुल सही, what a piece of work is man, एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है आपका एक्सक्लेमेशन, एकदम आप एक्सक्लेमेट और करते हैं कि अरे वाह क्या पीस ऑफ वर्क है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका है point out the complex sentence. She does not sing. They are very wise people. You know me well. One who does not love one's country is a rich person. Point out the complex sentence बताइए कौन सा इसमें से complex sentence है, कौन सा complex sentence है बताइए।
डी, वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज अ ड्रेस्ड पर्सन। ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, गोट, डॉग, फॉक्स या माइस। कौन सा इसमें से प्लूरल है बताइए, बहुवचन इसमें से कौन सा है बहुवचन बताइए। प्लूरल और सिंगुलर यही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, बताइए कौन सा है प्लूरल इसमें से। 83 का डी बिल्कुल सही, डी आपका माइस इज प्लूरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज सिंगुलर, कौन सा वर्ड इसमें से सिंगुलर है, कैट्स, डॉग्स, मैथमेटिक्स या फिर कार्स। कौन सा है इसमें से, मैथमेटिक्स, ये आपका क्या है सिंगुलर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन एक्टिव वॉइस, ठीक है, बताइए कौन सा एक्टिव वॉइस में है। ए, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, ही वॉज आस्क्ड टू कीप क्वाइट, अ हाउस वॉज बॉट फॉर 50 lakhs, ही वॉज हिट बैडली। बताइए कौन सा इसमें से एक्टिव वॉइस में है, कौन सा एक्टिव वॉइस में है। आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, ये आपका किसमें है एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस, he was assisted by a group of students, please mind your own business, I kept quiet throughout the meeting, they came late and lost the match। बताइए इसमें से कौन सा होगा, इसका होगा ए, he was assisted by a group of student, ये कौन सा आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो देखिए 87 क्वेश्चन है आपका, दैट इज द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग, इन द अबव सेंटेंस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू दास, ठीक है। वो बता, दो दा आया ना, दैट इज द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग, तो इसका मतलब क्या है, दो दा जो आ रहा है उसका मतलब क्या है, कंजंक्शन, वर्ब, नाउन या डेफिनेट आर्टिकल, क्या है बताइए, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसोबीडियंट, इन द अबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड, पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स, क्या है बताइए जेंडर, ठीक है। स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसोबीडियंट, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन या नन ऑफ द अबव, क्या है इसका, इसका बिल्कुल सही है, इसका कॉमन जेंडर है, स्टूडेंट्स में सारे आ जाएंगे, लड़का लड़की दोनों, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को बोला जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड, पॉइंट आउट द सेंटेंस, क्या है इसमें, इस सेंटेंस में ही वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड, तो आपको सेंटेंस को पॉइंट आउट करना है, बताइए पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्या है ये है आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है, ये आपका क्या है पास्ट परफेक्ट है। 90 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग या स्पीकिंग। तो लैंग्वेज की लर्निंग स्टार्ट होती है लिसनिंग से, आप छोटे बच्चे से बात करना स्टार्ट करते हैं वो समझने लग जाता है कि आप कौन सी भाषाएं बोलते हैं, इसीलिए इंडिया के बच्चे हिंदी में और यूएसए के बच्चे इंग्लिश अपने आप समझ जाते हैं क्योंकि उनके घर में वही बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन संस्कृत का है, तो हमारा तो इंग्लिश और हिंदी ही है। नेक्स्ट उसके बाद का जो मैथ्स है, मैथ्स हम बोर्ड पे करेंगे क्योंकि मैथ्स ऐसे समझाने से समझ में नहीं आएगी, मैथ्स हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सीधे हम चलते हैं अपने पर्यावरणीय अध्ययन पे और उसके बाद हमारा पेपर ख़त्म हो जाएगा। बताइए किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल या लाइकोनिन। आपको पता है एंथोसाइनिन कहाँ पाया जाता है, एप्पल में, ठीक है। और कैरोटीनॉइड आपका कैरेट यानी कि जो गाजर का जो ऑरेंज सा रंग आता है, गुलाबी सा सॉरी रंग जो आता है, ऑरेंज और गुलाबी का मिक्सचर, वो इसी से होता है, कैरोटीनॉइड से, ठीक है, कैरोटीन से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा देखिए आपका, इसका ऑप्शन होगा क्लोरोफिल। हरापन जो पेड़ों में है वो क्लोरोफिल की वजह से है, ठीक है। मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, ए एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियालाप या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, उपयुक्त सभी। सभी की वजह से जलवायु परिवर्तन इस समय हो रहा है, मानव की सारी गतिविधियों की वजह से। 123 क्वेश्चन है आपका, यूफॉरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, कॉपर लीफ, कैडल नॉट ट्री, जेट्रोफा या सर्पगंधा। तो इसका क्या है, जेट्रोफा। जेट्रोफा आपकी बायोडीजल के लिए बोली जाती है, ठीक है। 124 है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वास्तविक नाम ओसिमम सैक्टम है, इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। देखिए आपको आंसर नहीं पता, इतना एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने है,
हिंदू धर्म में इसका महत्व है, जड़ी बूटियों की रानी है। क्या आप इसको जान जाएंगे इसका क्या ऑप्शन होना है? ठीक है। अजवाइन के फूल तो नहीं हिंदू धर्म में महत्व रखते हैं। तुलसी, तुलसी माता की पूजा होती है, तुलसी का सब कुछ होता है, तो हिंदू धर्म महत्व है। इसी से आप जान जाएंगे इसका ऑप्शन बी है। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तुलसी मार देंगे आप। ठीक है। 125 क्वेश्चन है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताजा जल, पीने योग्य पानी, आसुत जल या नल का पानी, क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम बोलते हैं पीने योग्य पानी। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, किसकी वजह से हुई थी? बिल्कुल सही, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से हुई थी रिसाव के कारण। ठीक है। 27वां क्वेश्चन आपका है, 127वां, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको पता होगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। अब इसके ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 11 जुलाई आपको पता है कि पॉपुलेशन का दिन होता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 16 सितंबर आपकी वर्ल्ड ओजोन डे है। 2 दिसंबर अभी कुछ पता नहीं मुझे, 1 दिसंबर ज़रूर आपका पता है, 1 दिसंबर आपका वर्ल्ड एड्स डे होता है। ठीक है। एम एस स्वामीनाथन एक क्या थे? पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? आपको सबको पता होगा ये कृषि वैज्ञानिक थे एम एस स्वामीनाथन। इन्हीं की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था आपका। 129 क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, WII कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर या देहरादून, कहाँ पे स्थित है बताइए? कहाँ स्थित है ये आपका? देहरादून में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? बताइए किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? शाकभक्षी, मृतकभक्षी, मांसभक्षी या रसायन भक्षी, क्या बोलते हैं उन्हें? उन्हें हम बोलते हैं मृतभक्षी, डिकम्पोजर्स। ठीक है। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ए भूतापीय ऊर्जा, बी जल विद्युत ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा या डी नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा मिलती है आपको तप्त भौम जल से? भूतापीय ऊर्जा मिलती है आपको। ठीक है। 133 है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट कि विंध्याचल? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके, बताइए कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोक्कारे बेलूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम या इन सब जगह पे, सभी में? बताइए इसका ऑप्शन है आपका डी, पेलिकल पक्षी इन सभी जगह पाए जाते हैं। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या फिर ये सभी? बताइए क्या होता है? मिनी माता रोग किससे होता है? मिनी माता रोग आपका पारा से होता है, मरकरी से। ठीक है। मिनी माता रोग आपका पारा यानी कि मरकरी से होता है। ठीक है। मछली मिनी माता रोग आपका जो है वो पारा से होता है। ठीक है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या उपयुक्त में से कोई नहीं? सबसे ज़्यादा ओजोन परत का ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर की जो डिप्लेशन हुई सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है बताइए? सबसे ज़्यादा दक्षिणी ध्रुव पे हुई है। ठीक है। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जे कनिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन या फिर SR दास? इसका उत्तर है हीरालाल जे कानिया। ये आपके थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, पहले चीफ जस्टिस थे इंडिया के। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जलस्तर या वायु प्रदूषण, क्या है बताइए? रेड डेटा बुक किससे है? रेड डेटा बुक आपकी विलुप्त के करीब जो जीव हैं उनसे संबंधित बुक है। ठीक। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? उस समय जो ऑप्शन था वो है आपका रेखा शर्मा, लेकिन इस समय अभी बदल बदल गई हैं, तो हमको ये उस समय की नहीं याद रखनी है। ठीक है। कौन राष्ट्रीय महिला और आयोग की अध्यक्षा हैं? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी किसके द्वारा बुलाई जाती है?
तो ये आपकी हमेशा ये आपको पता होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, ठीक है। लेकिन बुलाई उनके साथ द्वारा जाती है, लेकिन इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का ही अध्यक्ष होता है, ठीक है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? थर्ड में आपको पता है कौन सी है, थर्ड में फंडामेंटल राइट्स है। सिक्स्थ में आपका स्टेट्स हैं, राज्यों के बारे में। फोर्थ आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मतलब वो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो कौन सा बचा आपका? नाइन्थ वाला जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को बताता है। 42वां क्वेश्चन आपका 142 में क्या है? 74th जो आपका 74वां संविधान संशोधन था वो किससे था? राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, या फिर शहरी स्थानीय स्वशासन से, या फिर संसद की शक्तियों से। तो ये किसका था? सी से था, शहरी स्थानीय स्वशासन से। 73rd जो आपका था देखिए वो पंचायत से था, 74th आपका नगर पालिका से था। किसी गैस के वर्षा के पानी में घुलने की वजह से, देखिए गड़बड़ हो गया, किसी गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। किस गैस से? कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड से। तो ये किससे होता है? सल्फर डाइऑक्साइड से, ठीक है। फिर है आपका भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड या आयरलैंड। तो विधि का शासन आपका इंग्लैंड से लिया गया है, विधि का शासन इंग्लैंड से। लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या लोकसभा। तो ये कौन करता है जारी? भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या फिर प्रश्नकाल। क्या बोलते हैं बताइए? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को हम प्रश्नकाल बोलते हैं, ठीक है। अगला है वर्षा जो आपका जल है संग्रहण उस क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है बताइए? वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण उसे बोलते हैं वर्षा जल संग्रहण। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, या फिर गिरी नेशनल पार्क में। बांदीपुर आपको पता है कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कॉर्बेट आपका जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। काजीरंगा ही आपका फेमस है वन हॉर्न एक सींग वाले गैंडे के लिए है, असम में काजीरंगा, ठीक है। तो काजीरंगा ही आपका भारतीय गैंडा के लिए है फेमस। कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? बताइए कौन सा क्रम सही है बताइए? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, यही आपका सही है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स हैं, कंपोजर्स आपके होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स हैं। पहले प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स और फिर डिकम्पोजर्स। आखिरी क्वेश्चन है आपका, देखिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सी है? देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा पेपर आपका देखिए हो गया है दोस्तों। अब आपको बस ये करना है कि आपको अब इस सारे पेपर को आपने लगा ही लिया। आप कल से हमें प्रॉपर अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी, कल हम CDP स्टार्ट करेंगे और अभी आपको मैं मैथ्स का सोल्यूशन भी दे दूंगी। धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा।